हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी कष्ट में। साथियों, आज है 1 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? जैसा कि आप जानते हो, पहला क्वेश्चन दिवस का ही होता है। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया। उपरोक्त दोनों जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन 1 अगस्त के दिन ये मनाया जाता है, 1 अगस्त को, जैसा कि। और तो पहले एक करके जानते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे या कहें राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो पर्वतारोही आ सकें और वो पर्वतों पर जा सकें, तो इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और जो अपने पूर्व पर्वतारोही हैं उनके सम्मान में ये दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। WWW जो आप पढ़ते हो, WWW किसी भी वेबसाइट को डालने से पहले वो उसी की स्थापना हुई थी। एक्चुअल में 1989 में इसी दिन, इसीलिए वर्ल्ड वाइड वेब मनाया जाता है। अब अगस्त को ये जैसे कि WWW मनाया जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने इसकी स्थापना की थी। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो, अक्सर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। WWW की शुरुआत जो हुई वो 1989 में हुई और कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या बताना है? ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक जो है संस्थापक टिम बर्नर्स-ली ने इसकी स्थापना की थी और ये पूछ लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व लंग कैंसर दिवस या कहें फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया। तो विश्व लंग कैंसर दिवस जो कि 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। और ये भी याद रखना कि 3 दिवस मनाए गए हैं। तो एक तो नेशनल माउंट क्लाइंबिंग वाला, दूसरा हो गया पर्वतारोही वाला और WWW डे। ये विश्व लंग कैंसर दिवस 3 दिवस 1 अगस्त से मनाए जाते हैं और इसे याद रखना है। तो ये लंग कैंसर यानी फेफड़े के कैंसर से प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, मतलब उसके बचाव के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इससे क्या होता है कि कैसे मतलब जो अवेयरनेस फैलाई जा सके, फेफड़े का जो कैंसर है कब होता है? जब ज्यादा लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर शराब वगैरह पीते हैं, तो इन सब की वजह से फेफड़े के कैंसर से जोखिम और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये होता है। थीम है इस बार की, ब्रिज द केयर गैप, एवरीवन हैज द राइट टू एक्सेस कैंसर केयर। 2012 से इसकी स्थापना की गई थी, तब से ये मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगर पूछा जाएगा तो ये किस दिन बताओगे आप? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये लंग कैंसर दिवस है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा एक वैश्विक पहल है ग्लोबल SPECS 2030 शुरू किया गया? तो ये 2030 शुरू की गई है ग्लोबल SPECS, जैसे कि ये है स्पेस कह सकते हैं इसको। तो 2023 शुरू हुआ है किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। WHO के द्वारा आर्टिकल भी आप देख सकोगे न्यूज के थ्रू। WHO इनिशिएटिव टू इंश्योर अफोर्डेबल आई केयर सर्विस फॉर ऑल बॉय 2030 तक, मतलब 2030 तक WHO चाहता है कि एक अफोर्डेबल आई केयर मिले सबको, आंखों की जांच मिले सबको लगभग, क्योंकि बहुत सारे लोग को, कुछ लोग को दूर दृष्टि दोष होती है, कुछ लोग को निकट दृष्टि दोष होता है। तो ऐसे में उन चीजों के लिए, मतलब उनके लिए जो त्रुटियां जिन्हें कहते हैं, उनके लिए किफायती नेत्र देखभाल हो सके, WHO चाहता है 2030 तक ये हो सके। इसके लिए ग्लोबल स्पेस एक्स 2020 नाम का वैश्विक पहल शुरू कर रहा है। हो सकता है अगले आने वाले दिनों में WHO के द्वारा जगह जगह कई कैंपस लगाए जाए, जहां मुफ्त आंखों का इलाज किया जाएगा फ्री में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडनोम इसके अध्यक्ष हैं अभी। अब हम कहें कि आपने ये आपको लग रहा हो कि पहले ही हमारे यहाँ देश में, भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल की समय समय पर कैंप लगाते हैं। देखो, अपने यहाँ नहीं जरूरत है, लेकिन ये WHO है, ये विश्व मतलब पूरी दुनिया भर के लिए काम करता है। तो अफ्रीकी देश जैसे हैं जहां पर आंखों के इलाज ही समझ लो कैंसर के इलाज के बराबर उनका पैसा लग जाता है। तो बहुत सारे जैसे कि ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, आंखों का इलाज नहीं हो पाता है, या बहुत सारी छोटी मोटी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन साबित होने वाला है। किस देश की 60वीं वर्षगांठ पर PM मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने गए?
तो पीएम मोदी मालदीव की यात्रा पर थे। मालदीव ने अपना 60वां जो इस बार का वर्षगांठ मनाया है, स्थापना मनाया था। जैसे कि मालदीव एक द्वीप टाइप का देश है। हालांकि यहाँ पर 1200 से ज्यादा द्वीप हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इन सबके द्वीप के समूह को एक देश के रूप में माना गया, जैसे कि मालदीव के रूप में जाना जाता है। भारत में के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर में मैप में दिखता नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है क्योंकि इसलिए। खैर, आबादी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, 6 से 7 लाख आसपास है। लेकिन पूरा टूरिज्म पर डिपेंड है और टूरिज्म में ही भारतीय टूरिज्म ज्यादा ये अट्रैक्ट करने की कोशिश में रहता है। पिछले दिनों में मोहम्मद मुइज्जू जो है, उनकी सरकार आई थी। भारत से रिलेशन काफी खराब हो गए थे। इंडिया आउट कैंपेन लेकर के मोहम्मद मुइज्जू जो है ये चाइना सपोर्ट के वहां के बने थे राष्ट्रपति। और उसके बाद सबसे पहली बार जैसा कि जो अपनी प्रथा को चेंज करते हुए चाइना भी पहुंच गए। जबकि तब अभी तक के इतिहास में मालदीव हो, श्रीलंका हो, सेल्स हो, मॉरिशस हो, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं हिंद महासागर में, इन सब देशों में कभी भी सत्ता में कोई आता है नया तो वो सबसे पहले अपनी यात्रा भारत के लिए करता है, भारत की तरफ करता है। और कभी कोई भी मदद भी करना होता है तो भारत अक्सर इनकी मदद करता है, जैसा कि। लेकिन इस बार मोहम्मद मुइज्जू प्रथा को चेंज करते हुए चले गए चाइना, क्योंकि ये इंडिया आउट कैंपेन लेकर के आए थे, जीते थे। खैर, लेकिन अभी रिलेशन बीच में काफी गड़बड़ हुए थे, लेकिन अब क्या है, नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ मीडियम में है। लेकिन ये पीएम मोदी को इनवाइट किए भी गए, किसमें एज ए चीफ गेस्ट इन्होंने इनवाइट किया था। अपनी जो इनका होता है ना स्थापना दिवस, जैसे अपने यहाँ 26 जनवरी होता है और ये 15 अगस्त होता है ना, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे यहाँ पर उनकी 60वीं वर्षगांठ थी, जैसे अपने यहाँ गणतंत्र दिवस होता है। तो उस अवसर पर हम लोग भी मुख्य अतिथि के रूप में किसी को इनवाइट करते हैं। ऐसे ही इन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट किया था। पीएम मोदी ने जाकर के 4,950 करोड़ रुपए का लोन भी इनको दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट। अब कल की वीडियो में हमने आपको बताया था। इसके अलावा स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। इन दोनों देशों ने संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं, जिसमें भारत की पारंपरिक नौका उरू और मालदीव की पारंपरिक नौका वधु धोनी, इन दोनों को दर्शाया गया है, शो किया गया है स्मारक डाक टिकट में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो आप देखिए जो उरू जो है ये केरल के बेपोर में हाथ से बनाई जाने वाली लकड़ी की नाव होती है, ये पूछा जा सकता है। तो फिलहाल मालदीव की बात करें तो मालदीव की मुद्रा राजधानी माले होती है, जैसा कि अब यहाँ पर रुपया, मालदीव रुपया इसकी करेंसी होती है। किसकी? मालदीव की बात हो रही है। अगला है कारगिल दिवस 2025 के अवसर पर सेना प्रमुख ने किस आर्म्स ब्रिगेड गठन किया? तो आर्म ब्रिगेड कारगिल दिवस आप जानते हो 26 जुलाई को मनाया जाता है, होता है 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। उस अवसर पर सेना प्रमुख जो उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इन्होंने क्या किया, आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया है। दो, एक रुद्र और एक भैरव नाम से। एक्चुअल में रुद्र जो है ये आर्म्स ब्रिगेड है और भैरव जो है ये बटालियन है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। रुद्र और भैरव देखोगे आप चुप, तो इन्हें जैसे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल इंडिया आर्मी टू रेज ऑल आर्म्स ब्रिगेड रुद्र लाइट कमांडो बटालियन भैरव, तो लाइट कमांडो बटालियन है। भैरव और रुद्र जो है ये ऑल आर्म्स ब्रिगेड है। ऑल आर्म्स ब्रिगेड मतलब कि इसमें हर तरह की आर्म्स चीजें रहेंगी। आर्म्स चीजें मतलब जैसे इनमें इन्फेंट्री भी रहेगी, टैंक भी रहेगा, तोप यूनिट रहेगा, स्पेशल फोर्सेस रहेंगे, अनमैन्ड इसमें एएल सिस्टम होंगे, मतलब कि यूएवी जिसे कहते हैं, ड्रोन्स वगैरह भी रहेंगे। तो ये एक तरीके से एक ऑल आर्म टाइप का ब्रिगेड है। अपना एक ऐसा ब्रिगेड तैयार किया गया है कि ये पूरी तरीके से सक्षम है और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये अकेले ही ध्वस्त कर देगा हर प्रकार से। इसके पास हर प्रकार की कैपेबिलिटी होगी। साथ ही साथ में भैरव नाम का लाइट कमांडो बटालियन है, जो कि बहुत ही हल्का कमांडो बटालियन होगा। छोटे मोटे मगर अगर स्पेशल ऑपरेशन जो होंगे इनको जाकर के खत्म कर देगा। बहुत ज्यादा भारी भरकम इसमें टैंक वगैरह तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए अच्छे से सक्षम होगा। कमांडो बटालियन है, इन दोनों का गठन किया है। तो रुद्र और भैरव दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है सेना प्रमुख हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। हाल ही में किसको आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया? तो आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित कर दिया गया है। आरबीआई के सेंट्रल डायरेक्टर बॉडी में अभी एक और डायरेक्टर जुड़े हैं, नाम है अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर को ऐड किया गया है, ये गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है इनको। अनुराधा ठाकुर जो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में एज ए डायरेक्टर, आरबीआई में कई डायरेक्टर होते हैं जैसा कि, और एमडी जैसे कि एमडी भी 4 होते हैं, 4 एमडी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर और एक गवर्नर होगा। ध्यान रहे, एक गवर्नर, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद कई सारे डायरेक्टर। ये
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा ग्रुप होता है। तो फिलहाल अनुराधा ठाकुर यहाँ पर आई हैं अजय सेठ की जगह। अजय सेठ का नाम आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया है कि ये IRDAI के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? अजय सेठ इसके अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले ये इसी बोर्ड में थे, तो यहाँ से ट्रांसफर हुए तो इसकी जगह अनुराधा ठाकुर आई हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। पहले भारतीय अध्यक्ष CD देशमुख बने थे। मुख्यालय मुंबई में है। अभी गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के थे। 25वें नंबर के शक्तिकांत दास थे। अगला है वर्ष 2028 में 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हम आपको बता दें 2028 का जो COP33 सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी की घोषणा हो चुकी है। ये मेजबानी करने जा रहा है अपना भारत COP33 की मेजबानी करेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट चेंज को मतलब लेकर के जलवायु परिवर्तन को लेकर कॉन्फ्रेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इससे पहले वाला कहाँ पर हुआ था कॉप, जैसे कि अब वाले कॉप वाला कौन सा 33 ये बात हो रही 33 वाला, तो अब 33 का जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में। जैसे कि फिर इसके बाद आपको याद रखना है 2008 वाला, तो ये 2008 वाला जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2000 वाला, जैसे कि हम बात करें याद रखना है COP8 8वां संस्करण था इसका। ये हुआ था नई दिल्ली में भारत में हुआ था। कब हुआ? नई दिल्ली में भारत में। उसके बाद डायरेक्टर आप आ जाओ तो COP30 जो है COP30 की बात हो रही है, ये कहाँ पर हो रहा है? तो COP30 आप बताओगे कौन सा? जो 25 में 2025 में, जैसे कि COP35 कहाँ पर होगा, क्योंकि हम लोग तो 28 में करने वाले हैं। तो ब्राजील में ये हो रहा है COP20 जो है 5 ना। 1995 में पहला जो COP21 हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, सबसे पहला हुआ था। फिर 2002 में, जैसा कि भारत ने पहले पिछले कर चुका ना एक बार और, तो कब हुआ था COP8 जो कि हुआ था 2002 में भारत में। 2025 में जो इस साल हो रहा है COP30 तो वो ब्राजील कर रहा है अपना, ये आपको याद रखना है। COP की बात हो रही, COP30 जो है ये ब्राजील में होगा और COP33 भारत में ये आयोजित होगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ है? तो भारत ने जैसे कि 2002 में नई दिल्ली में इससे पहले मेजबानी करी हुई थी। अब एक और जरूरी बात, COP21 भी याद रखना, क्योंकि जो COP21 में बहुत सारी चीजें हुई थी। इसी में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, एक्चुअल में पेरिस में हुआ था फ्रांस में। और कब हुआ था? 2015 में ये वाला हुआ था। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौता। पर इसमें समझौता जो है इस पे डील हुआ था। पेरिस जलवायु समझौते में खास बात ये निकल के आई थी कि क्लाइमेट को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है 2050 तक। अभी के वर्तमान में 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रखना है ग्लोबल टेम्परेचर को। तो ये निकल कर आया था। साथ ही साथ इसी में इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना हुई थी। अगला है पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर BCCI की खूब खिंचाई हो रही है। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में पुरुष एशिया कप जो है इसकी घोषणा एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वर्तमान में चेयर इन्होंने की है। अब वो भी है विवादित। चलिए सभी अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। खैर इसका आयोजन जो है वो होगा कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में होगा। UAE में के मोस्टली मैचेस जो होंगे वो बताए जा रहे हैं कि दुबई में होंगे। UAE के दुबई शहर में होंगे, लेकिन और ये कब से कब तक होंगी? 9 सितंबर से 28 सितंबर तक है। विवाद क्यों मचा हुआ है इस पर? एक्चुअल में BCCI ये जानते हुए भी कि हम जो इतने पावरफुल हैं कि मतलब ICC ने भी उठकर रहते हैं मतलब हम लोगों से। इसके अलावा पाकिस्तान, हमारे खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तान में खेलने से मतलब कि कतराते हैं या कहें कि नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट एंटी पाकिस्तान है इस समय पहलगाम अटैक के बाद। और अभी आपने देखा सीनियर खिलाड़ियों ने मना कर दिया था खेलने को। BCCI से कह रहे हैं कि WCL जो होता है ना इसमें नहीं खेलेंगे। सेलिब्रिटी टाइप का जो था लीग, उसके बावजूद आप जो जाकर के एनरोल कर दे रहे हो, एक ही ग्रुप में शामिल हो रहे हो एशिया कप में। एक ही ग्रुप में होने से क्या होगा कि आपका कम से कम 1 से 2 बार तो मैच पड़ेगा मतलब जब आपको देखो भारत पाकिस्तान आप हर बार देखोगे जब भी कोई एशिया कप होता है तो भारत और पाकिस्तान को एक सेम ग्रुप में रख दिया जाता है। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो सिंगापुर की टीम हो जाएगी, कहीं हांगकांग की टीम हो जाएगी, मतलब बहुत छोटी छोटी जो टीम, लेकिन भारत पाकिस्तान जरूर रहेगी ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में श्रीलंका बांग्लादेश कर देंगे।
अफगानिस्तान कर देंगे और उसके बाद कोई और एक देश कर देंगे, यूएई वगैरह एशिया कप में। भाई एशिया की ही टीम रहेंगी, इसमें ऑस्ट्रिया रहेंगे। लेकिन अगर आपको इसको बता दें कि ये तो होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि पहले ग्रुप में जो होता है ना, पहले ग्रुप मैच होता है, इन ग्रुप में जो क्वालिफाई होते हैं उनमें टॉप 2 टीमों को लड़ना होता है। इनकी 2 टीमों में अब मान लो पाकिस्तान को इसमें कर दिए और भारत की पाकिस्तान की जैसे जिस प्रकार से इस समय टीम में मतलब नौटंकी मची हुई है, क्वालिफाई ही ना कर पाए, इस बात का डर रहता है लोगों को। और इंडिया पाकिस्तान के ही मैच में सबसे ज्यादा हाइप होती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया लगभग देखती है, भले मतलब उनका देश ना हो, लेकिन ये लोग इन देशों को रिवलरी काफी ज्यादा फेमस है। इंडिया पाकिस्तान की मैच की है तो मतलब कोई अमेरिका में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, तो वो लोग भी देखते हैं मैच इंडिया पाकिस्तान का। तो इसलिए हर बार कोशिश रहती है कि सबसे ज्यादा टिकट भी बिकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें ऑनलाइन कहा जाता है कि सट्टेबाजी भी इस पर बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से और सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का फीस भी ले लेते हैं बीसीसीआई वाले, या फिर कहें ब्रॉडकास्टिंग जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग का जो फीस होता है इसी दिन वाले मैच में होता है। तो इसीलिए भारत पाकिस्तान को हमेशा देखोगे आप एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। इधर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सबको दूसरे वाले ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान को एक ही में रखेंगे। इस बार भी ऐसे ही जैसे कि हुआ है भारत पाकिस्तान में कि इन्होंने क्या किया, बीसीसीआई को साफ साफ यहाँ पर सब लोग, पूरी जनता और टीम में मेंबर्स भी ये दबाव डाल रहे हैं कि आप साथ में मैच ना खेलो पाकिस्तान के। ये क्या मतलब हुआ कि जैसे कि अभी सौरव गांगुली का भी बयान आया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट कट होना चाहिए, मतलब क्रिकेट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। क्यों भाई होना चाहिए? तो स्पोर्ट्समैन ही तो जैसे कि शाहिद अफरीदी जो ऐसे जहर उगलता है सेना प्रमुख के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ, ये लोग जहर उगलते हैं। और ये शोएब अख्तर लोग, इन लोग का जब अकाउंट बैन किया गया था तो ये लोग तुरंत ही सुर बदल गए थे, मतलब कैसे कैसे बात कर रहे थे। तो ये लोग तो अपने देश के खिलाफ नहीं जाते हैं। आप लोग जो है पता नहीं क्या, मतलब पैसा ही दिखता है सब लोगों को। खैर इसी वजह से ये विवाद मचा हुआ है। अब देखना होगा भारतीय टीम खेलती है कि नहीं। अगर दबाव बहुत ज्यादा पड़ा होता है तो अभी सितंबर में होने वाला है, तब तक भारतीय टीम भी खेलने से शायद धीरे धीरे मना करने लगेगी। लेकिन देखो खिलाड़ियों की यहाँ पर बात करें तो हम उनको नहीं कहेंगे गलती इनकी नहीं, खिलाड़ी जो है वो मजबूर है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है बीसीसीआई के साथ में, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट से अगर बाहर कर दिए जाएंगे तब भी उनको ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए खैर दबाव बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। देखना होगा अभी आगे होता क्या है। यूए जो और ओमान के साथ में दोनों टीमों को, भारत और पाकिस्तान को भी रख दिया गया है, जो कि विवादित ग्रुप में है, मामला होने वाला है। अब देखिए आगे होता क्या है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको पाकिस्तान ने अनाउंस क्यों किया? देखिए एक बात बस इन्होंने क्यों की, क्योंकि ये लोग जैसे ना, मतलब ये लोग जले पे नमक छिड़कने वाली बात करी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हम आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये दोनों सेम हैं। कौन है? मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी जो है इस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बना हुआ है, और इसने ना ये क्या बदमाशी की है कि ये अनाउंसमेंट किया एशियन क्रिकेट वाला, जो क्रिकेट कप की अनाउंसमेंट एशियन जो की है इसने क्रिकेट काउंसिल वाला, वो की जाएगी। तो ये अनाउंसमेंट करने की डेट जो चुनी है उसने कौन सी वाली? 26 जुलाई। देखो 26 जुलाई भारत पाकिस्तान की याद में मनाया जाता है, युद्ध की याद दिलाता है, कारगिल दिवस की, जिस दिन हम लोग कारगिल दिवस मना रहे थे भारत पाकिस्तान के खिलाफ। और हेड सेंटीमेंट बढ़ रहा था क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ज्यादा सैनिक मारे गए थे, क्योंकि नीचे से जा रहे थे, वो लोग ऊपर से बैठे हुए थे, तो यहाँ पर शहीदों की श्रद्धांजलि दी जा रही थी। उसी पर जले पर नमक छिड़कते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जब खूब विरोध हुआ, उसी दिन ये अनाउंस कर देता है कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मैच होने वाला है, और देखो भारत पाकिस्तान को फिर से एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, जिससे कम से कम 2 मैच वो खेलेंगे। ये इनकी मतलब बदतमीजी है। फिलहाल एक्शन देखते हैं क्या होता है आगे। हाल ही में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अनाज सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप है, इसमें राजस्थान के अनाज सिंह ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हालांकि ये ब्रॉन्ज मेडल एक रिकॉर्ड है, पिछले 15 साल में किसी भी भारतीय टीम के खिलाड़ी के द्वारा ये स्क्वैश में ये नहीं जीता गया था। ब्रॉन्ज मेडल है, लास्ट बार जीता था दीपिका पल्लिकल ने। तो इसमें जूनियर स्क्वैश जो चैंपियनशिप है, इसमें 2010 में और 2010 के बाद जो है 15 सालों के बाद अब अनाज सिंह ने जीता हुआ है मेडल। अनाज सिंह जबरदस्त खिलाड़ी हैं, राजस्थान की हैं, और काफी तेजी से ये मेडल्स वगैरह जीते हैं। काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा इनका। कांस्य पदक इन्होंने जीता है, मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ था, 27 जुलाई से 1 अगस्त तक था इसका। अच्छा, ये नादियन एल अमामी, ये जो इनकी हराई है सेमीफाइनल में,
इनका ब्रॉन्ज मेडल है, जैसे कि ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ये महिला यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप महिला यूरो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला यूरो का खिताब इस बार जीत लिया है इंग्लैंड की वुमेन्स टीम ने। ये फुटबॉल की टीम, जैसे कि वुमेन्स है टीम है, यूरो कप बहुत ही फेमस होता है। महिलाओं को यूरो कप जो है इसको जीत लिया इस बार इंग्लैंड की टीम ने। इंग्लैंड ने हराया है स्पेन को इसने हरा दिया है, जैसा कि। और इंग्लैंड की सीनियर टीम जो है विदेशी धरती पर पहली बार ट्रॉफी ये जीती हुई है। इंग्लैंड पहली टीम बनी हुई है ऐसी जिसने शुरुआती मैच हारने के बाद सभी के बाद भी यूरो कप जीता हुआ है। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम की कोच है सेरिना बाइकमैन। ये यूरो कप बहुत ही फेमस कप है जो कि फुटबॉल का है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो तो। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सलोनी क्वेस्ट सर्च करके। पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।